आज के इस विश्लेषण में हम उस चौंकाने वाले और लगातार बढ़ते संघर्ष की बात करने वाले हैं जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की नियति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचिए कैसे कुछ रणनीतिक और खूनी युद्धों ने धीरे धीरे सभी यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को खत्म कर दिया और भारत का पूरा कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में सौंप दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए जल्दी से देखते हैं कि हम किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे अ फ्रैक्चर्ड साउथ इंडिया, फिर फर्स्ट ब्लड एंड रेवलेशंस, उसके बाद द प्रॉक्सी डायनेस्टिक वॉर, फिर द ट्रू टर्निंग पॉइंट, व्हाई द इंग्लिश वॉन, और आखिर में द डेनिश मिशनरी आउटपोस्ट्स। आपको बता दूं 23 साल तक चले ये 3 अलग अलग युद्ध कोई छोटी मोटी छिटपुट लड़ाइयां नहीं थीं, बल्कि पूरे कंट्रोल के लिए एक ही बड़े और ड्रामेटिक मुकाबले के अलग अलग राउंड्स थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, अ फ्रैक्चर्ड साउथ इंडिया। इस पावर वैक्यूम यानी शक्ति के खालीपन को समझने के लिए हमें 18वीं सदी की शुरुआत के उस उथल-पुथल वाले राजनीतिक माहौल को देखना होगा जिसने विदेशी ताकतों को यहां अपनी जड़ें जमाने का इतना बड़ा मौका दे दिया। अब जरा 1740 के साल की कल्पना कीजिए। स्थितियां पूरी तरह से बदल रही थीं। हैदराबाद के निज़ाम काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और पश्चिमी दक्कन में मराठों के साथ उनके लगातार झगड़े चल रहे थे। इससे केंद्रीय सत्ता बहुत कमज़ोर पड़ गई थी। मुस्लिम शासकों का प्रभाव भी अपने पतन की ओर था। ऐसे में दक्षिण भारत में किसी एक मजबूत और सबको साथ लेके चलने वाले लीडर का न होना सच में एक बहुत बड़े खतरे की घंटी थी। और जो दूरदृष्टि रखने वाले यूरोपीय व्यापारी थे ना, उनके लिए ये राजनीतिक अस्थिरता एक बहुत बड़े मौके का सीधा सीधा इशारा थी। आपने कर्नाटक या कार्नेटिक शब्द तो सुना ही होगा। यूरोपीय लोगों ने दक्षिण भारत में कोरोमंडल तट और उसके भीतरी इलाकों को यही नाम दिया था। और पता है, यही वो जगह थी, वो सटीक युद्ध का मैदान, जहां दुनिया भर में चल रही इन ताकतों की आपसी दुश्मनी बहुत ही हिंसक रूप लेने वाली थी। ये जमीन समझ लीजिए सत्ता का सबसे बड़ा दांव खेलने का सेंटर बन गई थी। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो 1740 से 1763 के बीच के इन लगभग 2 दशकों में 3 कर्नाटक युद्ध बहुत ही तेजी से लड़े गए। इन युद्धों ने कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं किया, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के भविष्य को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। एक ऐसा भविष्य जहां अब फैसले राजाओं के महलों से नहीं, बल्कि व्यापारिक कंपनियों के दफ्तरों से होने वाले थे। अब आते हैं भाग 2 पर, फर्स्ट ब्लड एंड रेवलेशंस, यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध। आइए देखते हैं कि कैसे यूरोप में चल रहे ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध की चिंगारी ने भारत में पहली बार खून खराबे को जन्म दिया और एक बहुत बड़ी सच्चाई को सबके सामने लाकर रख दिया। तो कहानी शुरू होती है समंदर से। अंग्रेजी नौसेना ने अचानक फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया। अब आप ही सोचिए, एक शांत व्यापारिक प्रतिद्वंदिता अचानक सीधे युद्ध में बदल गई। फ्रांसीसी भी कहां पीछे हटने वाले थे। उन्होंने तुरंत पलटवार किया और 1746 में मद्रास को अंग्रेजों से छीन लिया। बात आगे बढ़ी और अंततः 1748 में एक्स-ला चैपेल की संधि के साथ ये मामला शांत हुआ और मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गया। वैसे तो नक्शे पर सब कुछ पहले जैसा हो गया था, लेकिन लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बदलाव आ चुका था। इस पहले संघर्ष की सबसे चौंकाने वाली घटना थी सेंट थॉम की लड़ाई। इसने लिटरली सबकी आंखें खोल दी। हुआ ये कि कैप्टन पैराडाइज की लीडरशिप में एक बहुत ही छोटी लेकिन एकदम अनुशासित फ्रांसीसी सेना ने अड्यार नदी के तट पर कर्नाटक के नवाब की एक विशाल भारतीय सेना को बहुत ही आसानी से हरा दिया। इस ड्रामेटिक जीत ने एक झटके में यह साबित कर दिया कि भारतीय सेनाएं चाहे कितनी भी विशाल क्यों ना हो, आधुनिक यूरोपीय सैन्य रणनीति और उनका अनुशासन इस पूरे क्षेत्र पर भारी पड़ सकता है। यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है भाग 3 में, द प्रॉक्सी डायनेस्टिक वॉर। ये दूसरा कर्नाटक युद्ध है और इसमें जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो ये है कि कैसे हिंसा सीधे यूरोपीय ताकतों के आमने सामने के टकराव से हटकर स्थानीय राजाओं की गद्दी के लिए होने वाले कपटपूर्ण हेरफेर में बदल गई। देखिए हुआ क्या। 1748 में जब हैदराबाद के निजाम की मृत्यु हुई तो फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्लेक्स को एक शानदार पॉलिटिकल चाल चलने का मौका मिल गया। उसने अपने फेवर के शासकों को गद्दी पर बैठाने का खेल शुरू कर दिया, दक्कन में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ देकर। अब अंग्रेज भी शांत तो बैठने वाले थे नहीं। शक्ति संतुलन को बिगड़ता देख अंग्रेजों ने तुरंत उनके विरोधियों यानी नासिर जंग और अनवरुद्दीन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल इंसानी राजाओं के साथ खेला जाने वाला शतरंज का खेल बन गया था। लेकिन सच कहूं तो इन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की कीमत फ्रांसीसियों को बहुत भारी पड़ी। बढ़ते हुए कर्ज,
युद्ध के लगातार खर्च और अमेरिका में अपने नुकसान के डर से घबराकर फ्रांसीसी सरकार ने 1754 में डुप्लेक्स को ही वापस बुला लिया। ये फ्रांसीसी खेमे के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक झटका था। इसके बाद दोनों के बीच एक संधि हुई, जहां दोनों पक्षों ने दिखावे के लिए ही सही, लेकिन ये वादा किया कि वो अब स्थानीय राजाओं के आपसी मामलों में दखल नहीं देंगे। भले ही कागजों पर संधियां हो चुकी थी, लेकिन जमीनी हकीकत अब बेहद खौफनाक और साफ हो चुकी थी। मोहम्मद अली और सलाबत जंग जैसे जो स्थानीय शासक थे, वो अब किसी भी एंगल से स्वतंत्र राजा नहीं रह गए थे। वे महज ऐसे क्लाइंट्स बनकर रह गए थे जिन्हें अपनी गद्दी और अपनी जान बचाने के लिए पूरी तरह से यूरोपीय समर्थन, उनके हथियारों और उनकी सेना पर निर्भर रहना पड़ता था। सत्ता की असली चाबी अब विदेशियों के हाथ में जा चुकी थी। अब हम पहुंचते हैं भाग 4 पर, द ट्रू टर्निंग पॉइंट। ये तीसरा कर्नाटक युद्ध था। ये युद्ध यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध से ट्रिगर हुआ था, और असल में यही वो अंतिम और सबसे जोरदार प्रहार था जिसने भारत में फ्रांसीसियों के सपनों को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। घटनाओं का ये सिलसिला बहुत ही तेज और विनाशकारी था। 1758 में जब फ्रांसीसियों ने आक्रामकता दिखाते हुए किलों पर कब्जा किया, तो अंग्रेजों ने इसका बहुत ही करारा और निर्णायक जवाब दिया। 1760 में ऐतिहासिक वॉन्डीवॉश का युद्ध लड़ा गया, जिसके तुरंत बाद 1761 में फ्रांसीसियों के मुख्य गढ़ पौंडीचेरी ने घुटने टेक दिए। अंततः 1763 की पेरिस शांति संधि ने भारत में फ्रांसीसी राजनीतिक ताकत का पूरी तरह से सफाया कर दिया। सब कुछ खत्म। अब यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ा सवाल उठता है। इतिहास की किताबों में अक्सर 1757 के प्लासी के युद्ध को ब्रिटिश सर्वोच्चता के उस मोमेंट के रूप में दिखाया जाता है जहां से सब कुछ बदल गया। लेकिन क्या सच में वही असली शुरुआत थी? अगर हम स्रोत सामग्री में गहराई से उतरें तो तथ्य कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। इतिहासकार और विश्लेषक मानते हैं कि उपमहाद्वीप के पूरे कंट्रोल के लिए असली टर्निंग पॉइंट 1760 में वॉन्डीवॉश की जीत थी। इसी युद्ध में जनरल आयरकूट ने काउंट डी लाली की फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह हराकर अंतिम यूरोपीय प्रतिद्वंद्वी को हमेशा के लिए गेम से बाहर कर दिया था। आप ऐसे समझिए कि प्लासी ने जहां केवल बंगाल में एक शुरुआत की, वहीं वॉन्डीवॉश ने पूरे उपमहाद्वीप पर अंग्रेजी दबदबे को कई अधिक प्रैक्टिकल और परमानेंट तरीके से मजबूत कर दिया था। आइए अब इस विश्लेषण के भाग 5 की ओर बढ़ते हैं। वाई द इंग्लिश वोन। साम्राज्य निर्माण की इस जटिल पहेली को सुलझाने के लिए हमें इन दोनों यूरोपीय शक्तियों के बीच के मूलभूत और स्ट्रक्चरल अंतरों को समझना होगा। आखिर ऐसा क्या था जिसने अंग्रेजों को इस रेस में अजेय बना दिया? देखिए, अंग्रेजों की जीत कोई तुक्का नहीं थी, और ना ही यह सिर्फ युद्ध के मैदान में बेहतर तोपों का कमाल था। यह दरअसल एक डिसेंट्रलाइज्ड प्राइवेट एंटरप्राइज की जीत थी, जो बिना सरकारी नौकरशाही में उलझे बहुत तेजी से फैसले ले सकती थी। फ्रांसीसी कंपनी पूरी तरह से राज्य के कंट्रोल में थी, जहां पेरिस से आदेश आने में ही महीनों लग जाते थे। अंग्रेज अपने कमर्शियल फोकस के साथ कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जैसे 3 अलग-अलग ठिकानों से काम कर रहे थे, जबकि फ्रांसीसी सिर्फ एक यानी पांडिचेरी तक सीमित थे। इसके अलावा अंग्रेजों की सुपीरियर नौसैनिक रसद ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी सेनाओं को लगातार सप्लाई मिलती रहे, जबकि फ्रांसीसियों की सप्लाई लाइनें बार-बार कटती रहीं। भाग 6, द डैनिश मिशनरी आउटपोस्ट्स। अब इस चर्चा के कंक्लूजन की तरफ बढ़ने से पहले ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इसी दौरान पूर्वी तट पर चुपचाप एक बिल्कुल ही अलग तरह का यूरोपीय अप्रोच भी चल रहा था, जो इस सारे खून खराबे और सत्ता के लालच से कोसों दूर था। ये थे डैनिश लोग। 1620 में ट्रैंक्यूबार में अपनी फैक्ट्री लगाने के बाद डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का तरीका बाकी सभी ताकतों से एकदम अलग था। उन्होंने कमर्शियल दबदबे या सैन्य विस्तार के बजाय मिशनरी गतिविधियों, शिक्षा और धर्म प्रचार पर ज्यादा फोकस किया। उनकी कोई भी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा नहीं थी, और इसीलिए बिना किसी बड़े संघर्ष के 1845 में उन्होंने अपनी सारी छोटी बस्तियां ब्रिटिश सरकार को बेच दी और बहुत ही शांति से भारत से विदा ले ली। तो हमारा आज का यह विश्लेषण एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म होता है, जो आज की दुनिया में भी उतना ही प्रासंगिक है। जरा सोचिए, अगर 1760 के दशक में एक प्राइवेट एंटरप्राइज त्वरित और विकेंद्रीकृत डिसीजन मेकिंग और सुपीरियर लॉजिस्टिक्स के दम पर एक पूरे उपमहाद्वीप को जीत सकती थी, तो आज के इस मॉडर्न युग में इन्हीं सटीक स्ट्रक्चरल फायदों का उपयोग करके कौन से नए साम्राज्य चुपचाप बनाए जा रहे हैं। चाहे वो टेक की दुनिया हो या ग्लोबल बिजनेस की, सत्ता पर कब्जा करने के बुनियादी नियम आज भी बिल्कुल वही हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।